मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी को पता चल जाएगा तो छोड़ेगी नहीं तुम्हें। मेरी माँ के हाथ तू कैसे उठाया? अब तुझको मैं बताती हूँ क्या अंजाम होगा। एक दिन आईपीएस शिखा सिंह सादे कपड़ों में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर शिवपुर बाजार जा रही थी। ऑटो में बैठी हुई वह खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की हलचल, लोगों की भाग दौड़, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी ऑटो रिक्शा एक व्यस्त हाईवे पर रुका। ट्रैफिक जाम था और दूर से सायरनों की आवाज आ रही थी, लेकिन उनकी नजर हाईवे के दूसरी तरफ चली गई। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। हाईवे के उस पार एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम आशा देवी था, जमीन पर गिरी हुई थी। उनकी उम्र शायद 55 वर्ष से अधिक थी और कपड़े फटे पुराने एक साधारण सफेद साड़ी जो अब चिथड़ों में बदल चुकी थी। चेहरे पर सूजन थी, एक आंख बंद हो चुकी थी और आंसू निरंतर बह रहे थे। उसके चारों ओर 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। उनके चेहरों पर क्रूरता और घमंड साफ छलक रहा था। एक पुलिस वाला लाठी से उसकी पीठ पर वार कर रहा था, दूसरा उसके बाल पकड़कर खींच रहा था, तीसरा जोर जोर से चिल्ला रहा था, साली बुढ़िया कितनी बार कहां है? जमीन के कागज पर साइन कर दे। जमींदार सेठ विक्रम का धैर्य खत्म हो रहा है। आज ही साइन नहीं किया तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। उसकी आवाज में घृणा और धमकी थी। बुजुर्ग महिला कराह रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, नहीं साहब, रहम करो। वो मेरी इकलौती जमीन है। मेरे पति ने मेरे लिए छोड़ी थी। मेरे बेटे की मौत के बाद वही मेरा सहारा है। सब्जियां उगाती हूं, थोड़ा अनाज। मत मारो साहब, मैं गरीब औरत हूं, कहां जाऊंगी? लेकिन पुलिस वाले नहीं रुके। एक ने उसके कंधे पर लात मारी, जिससे वह और गिर पड़ी। चुप कर जिद्दी बुढ़िया, ठाकुर साहब फैक्ट्री बनाएंगे, गांव में रोजगार आएगा। तू तो बस बाधा बन रही है। साइन कर, वरना आज तेरा आखिरी दिन होगा। और लाठी फिर उठी। शिखा सड़क के उस पार खड़ी थी। उसका खून खौल रहा था। वह एक आईपीएस अधिकारी थी, कानून की रक्षक। उनके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। यह दृश्य उनके बचपन की याद दिला रहा था, जब उनके पिता को जमींदारों ने इसी तरह धमकाया था। उन्होंने तुरंत ऑटो रिक्शा का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ी। रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? उसे छोड़ो, ये क्या जुल्म है? पुलिस वाले हो या गुंडे? उनकी आवाज तेज और सख्त थी, लेकिन सादे कपड़ों में वह किसी आम महिला से ज्यादा नहीं लग रही थी। पुलिस वाले एक पल को रुके, एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हंस पड़े। अरे, ये कौन बहादुरनी आ रही है? तू कौन है रे? यहां से निकल ले, अपना काम देख, ये हमारा मामला है। दूसरा पुलिस वाला बुजुर्ग महिला को फिर धक्का देता हुआ बोला, देख, अब और लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, साइन कर दें, वरना सबके सामने और मार खाएगी। शिखा हाईवे क्रॉस करने की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन तभी सायरनों की आवाज और तेज हो गई। ट्रैफिक इतना व्यस्त था जैसे कोई बड़ा जुलूस हो। अनगिनत गाड़ियां, लाल बत्ती वाली गाड़ियां, सुरक्षा वाले वाहन और झंडों वाली बसें। ट्रैफिक पूरी तरह बंद था। शिखा हाईवे के बीच पहुंची ही थी कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। मैडम, पागल हो गई हो? इतना बड़ा काफिला आ रहा है, मौत मांग रही हो क्या? वापस आओ। ड्राइवर की आवाज में घबराहट थी। शिखा ने पीछे मुड़कर देखा। काफिले का पहला वाहन धुआं उड़ाता हुआ नजदीक आ रहा था। हवा के तेज झोंकों से उनका दुपट्टा उड़ गया, बाल बिखर गए, वे फंस गईं। हर गाड़ी गुजरते हुए धूल उड़ा रही थी। शोर इतना तेज था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शिखा की आंखें दूसरी तरफ टिकी थीं। वे देख रही थीं कि पुलिस वाले अब भी बुजुर्ग महिला को पीट रहे थे। एक ने फिर लात मारी। बुजुर्ग महिला चीखी। शिखा का दिल तेज धड़क रहा था। उनके हाथ बंधे हुए महसूस हो रहे थे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। भगवान, जल्दी गुजर जाए ये काफिला, अम्मा को बचा लेना। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं। काफिले की लंबाई इतनी थी कि गुजरने में पूरे 5 मिनट लग गए। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, उस बुजुर्ग महिला को बचाना। आखिरकार काफिला गुजर गया। ट्रैफिक धीरे धीरे खुला। शिखा ने जैसे ही हाईवे पार किया, वे दौड़ पड़ी। सांसें तेज थीं, पैर थकान भरे लेकिन इरादा अटल। दूसरी तरफ पहुंची तो बुजुर्ग महिला जमीन पर पड़ी कराह रही थी। उसके चेहरे पर सूजन थी। पुलिस वाले गायब थे। शायद काफिले के शोर में या किसी राहगीर के डर से वे भाग गए थे। शिखा झुक गई।
बुजुर्ग महिला को सहारा देकर उठाने लगी। अम्मा उठो, डरो मत, मैं हूं ना, अब कोई नहीं छुएगा तुम्हें। उनकी आवाज में कोमलता थी, लेकिन आंखों में गुस्सा सुलग रहा था। बुजुर्ग महिला ने धीरे से आंखें खोलीं। दर्द से भरी नजरों में आश्चर्य था। बेटी, तुम कौन हो? वे सेठ के आदमी थे, वे वापस आएंगे, मुझे मार डालेंगे। शिखा ने उसे धीरे से सड़क किनारे बिठाया, अपना दुपट्टा निकाला और उसके चेहरे पर लगे आंसू साफ किए। पास खड़ा ऑटो रिक्शा ड्राइवर दौड़कर अपनी पानी की बोतल लाया। मैडम, ये लो, अम्मा को पिलाओ। शिखा ने बुजुर्ग महिला को पानी पिलाया। अम्मा, शांत हो जाओ, मेरा नाम शिखा है, मैं एक साधारण महिला हूं। लेकिन बताओ, ये सब क्या हुआ? कौन है ये सेठ? क्यों मार रहे थे वे तुम्हें? बुजुर्ग महिला, जिनका नाम आशा देवी था, रोते रोते बताने लगी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे पूरी कहानी खुलने लगी। बेटी, मेरा नाम आशा देवी है, मैं पास के गांव वीरपुर से हूं। मेरे पति की मौत 10 साल पहले हो गई थी बीमारी से। मेरा बेटा था नवीन, लेकिन वह 3 साल पहले सड़क हादसे में चल बसा। अब मैं अकेली हूं। मेरे पास एक छोटी सी जमीन है, मात्र 2 एकड़, जो मेरे पति ने मेरे नाम कर दी थी। उस जमीन पर मैं थोड़ी सब्जियां उगाती हूं, भिंडी, टमाटर, बैंगन, थोड़ा सा अनाज भी, जो बाजार में बेचकर गुजारा चलता है। लेकिन जमींदार सेठ विक्रम, वह इलाके का बड़ा जमींदार और बिजनेसमैन है, वह मेरी जमीन हड़पना चाहता है। कहता है अपनी फैक्ट्री का विस्तार करेगा। फैक्ट्री बनेगी तो गांव वालों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा। यह बहाना बनाता है, लेकिन मैं जानती हूं उसकी फैक्ट्री पहले से ही अवैध कामों का अड्डा है। छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाता है, नदियों में गंदा पानी बहाता है, जिससे खेत बर्बाद हो रहे हैं। मैंने मना कर दिया। वह जमीन मेरे बेटे की याद है, वहां उसकी छोटी सी समाधि बनी है। मैं वहां जाकर बातें करती हूं जैसे वह अभी भी मेरे साथ है। लेकिन सेठ के आदमी रोज आते हैं, धमकाते हैं, कभी कहते हैं पैसे ले लो, कभी डराते हैं। आज तो हद हो गई। पुलिस वालों को भेजा जो मारपीट पर उतर आए। साइन कर दे वरना जान से मार देंगे, कहकर पीटा। आशा देवी की आंखें फिर नम हो गईं। बेटी, मेरे पास और कुछ नहीं बचा, वह जमीन ही मेरा सब कुछ है। शिखा का दिल पिघल गया। वह आशा देवी का दर्द समझ सकती थी। उनके अपने पिता ने भी ऐसी ही जमींदारी की मार झेली थी, लेकिन साथ ही उनका गुस्सा भड़क रहा था। पुलिस, जो जनता की रक्षा के लिए होती है, वह एक दबंग के इशारे पर एक बुजुर्ग महिला को मार रही थी। अम्मा, यह बहुत बड़ा अन्याय है। कानून ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम अभी थाने चलेंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। आशा देवी ने डरते हुए सिर हिलाया। नहीं बेटी, थाने में भी सेठ के आदमी भरे पड़े हैं। इंस्पेक्टर दिनेश यादव उसका खास चेला है, रिश्वत लेता है, उसके इशारे पर नाचता है। मैं पहले भी कई बार गई, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं लिखी, उल्टा मुझे ही धमकी दी। बेटी, तुम्हारी हिम्मत तो देखकर अच्छा लगा, लेकिन खतरा है। अगर सेठ को पता चला कि मैंने किसी से शिकायत की तो मेरी तो जान ही ले लेंगे। शिखा ने आशा देवी का हाथ थामकर आश्वासन दिया। अम्मा, विश्वास रखो, मैं हूं ना, कुछ बुरा नहीं होगा। हम थाने जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारी शिकायत दर्ज हो। शिखा के दिमाग में एक योजना बन रही थी। वह आईपीएस थी, जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी, लेकिन आज वह अपनी पहचान छिपाकर सिस्टम की सच्चाई देखना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि एक आम नागरिक के साथ पुलिस और प्रशासन कैसा व्यवहार करता है। अगर इंस्पेक्टर दिनेश यादव सचमुच भ्रष्ट है तो उसे सबक सिखाना जरूरी था। चलो अम्मा, पहले थाने चलते हैं। उन्होंने पास खड़े एक ऑटो रिक्शा में बैठकर थाने की ओर निकल पड़ी। शिखा ने हल्के से मुस्कुराकर रास्ते में आशा देवी से और डिटेल्स पूछी। आशा देवी ने बताया कि जमींदार सेठ विक्रम का राज बहुत पुराना है। उसका प्रभाव पूरे जिले में फैला है। वह गांव वालों को डराता है और अपनी फैक्ट्री में अवैध शराब का कारोबार चलाता है। उसकी फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी नदियों और खेतों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। इंस्पेक्टर दिनेश यादव हर महीने सेठ से मोटी रकम लेता है। आशा देवी की आवाज में डर और निराशा थी। शिखा ने गहरी सांस ली। अम्मा, अब डरने की जरूरत नहीं, आज सच्चाई सामने आएगी। ऑटो से उतरकर जैसे ही दोनों थाने के अंदर पहुंची, इंस्पेक्टर दिनेश यादव अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था।
उम्र करीब 45 वर्ष, मोटा शरीर, चेहरे पर घमंड की लकीरें, मूंछें तनी हुई और आंखों में एक अजीब सी अकड़। उसके पास 2 सिपाही बैठे हंस रहे थे। एक सिपाही बोला, साहब, कल रात का हवालाती तो बड़ा ड्रामा कर रहा था, कह रहा था मैं सेठ साहब का आदमी हूं। दिनेश यादव ने हंसते हुए कहा, अरे, सेठ साहब का नाम लेकर बचना चाहता था। शिखा और आशा देवी थाने के अंदर दाखिल हुईं। आशा देवी डर से कांप रही थी, लेकिन शिखा का चेहरा शांत और दृढ़ था। उन्होंने दिनेश यादव की ओर देखा और शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, साहब, हमें एक शिकायत दर्ज करवानी है, मारपीट का मामला है। दिनेश यादव ने चाय का घूंट लिया, फिर ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। शिखा के सादे कपड़े और साधारण चप्पलें देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वह उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा हो। क्या हुआ बहन जी? बैठो ना, बताओ, लेकिन जल्दी बोलो, मैं व्यस्त हूं, सेठ साहब का फोन आया है, अभी मीटिंग है। आशा देवी डरते हुए आगे बढ़ी। साहब, आज हाईवे के पास आपके ही पुलिस वाले भी और जमींदार सेठ विक्रम के आदमी थे। उन्होंने मुझे मारा, मेरी जमीन हड़पने के लिए। देखिए, मेरे चेहरे पर, हाथ पैर पर चोटें हैं। कृपया रिपोर्ट लिख दीजिए। दिनेश यादव के चेहरे पर पहले आश्चर्य आया, फिर एक ठहाका लगाकर जोर से हंसा और उसके साथ बैठे सिपाहियों ने भी हंसना शुरू कर दिया। अरे बुढ़िया, फिर वही पुरानी कहानी, कितनी बार आ चुकी हो। सेठ साहब जैसे बड़े आदमी की बात मान ले। तेरी वह 2 एकड़ की बेकार जमीन बेच दे, लाखों रुपए मिलेंगे, फैक्ट्री बनेगी, गांव में विकास होगा। तू तो बस जिद कर रही है। जा घर जा, कल फिर आना, लेकिन तब तक सोच ले। आशा देवी की आंखें नम हो गईं। साहब प्लीज, वह मेरी इकलौती संपत्ति है, मेरे बेटे की समाधि वहां है, सेठ की फैक्ट्री अवैध है, मेरे साथ मारपीट हुई है, कृपया मेरी मदद करो। उनकी आवाज में दर्द और लाचारी थी। शिखा ने बीच में टोका, इंस्पेक्टर साहब, यह कानून का मामला है, मारपीट हुई है, धमकी दी गई है। आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत तुरंत रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। चोटें साफ दिख रही हैं, मेडिकल टेस्ट भी करवाइए। दिनेश यादव का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और शिखा की तरफ बढ़ा। तू कौन है रे? साहब साहब कहकर, वकील है क्या, या सेठ साहब की कोई दुश्मन? यहां आकर कानून की बातें सिखा रही है। निकल बाहर, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा, झूठा केस डालने के इल्जाम में। सिपाहियों ने हंसते हुए कहा, हां साहब, ऐसी औरतों को तो सबक सिखाना चाहिए, बहुत अकड़ दिखा रही है। दूसरा सिपाही आगे बढ़ा और आशा देवी को धक्का देने की कोशिश की। चल बुढ़िया, बाहर निकल, बार बार वहीं राग गाती है। शिखा पीछे नहीं हटी। उनकी आंखों में आग थी, लेकिन चेहरा शांत। इंस्पेक्टर, शांत हो जाइए, हम एक वैध शिकायत लेकर आए हैं। आपकी ड्यूटी है कि रिपोर्ट दर्ज करें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं उच्च अधिकारियों को सूचित करूंगी। दिनेश यादव अब और भड़क गया। उसने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने की कोशिश की। चुप कर लड़की, ज्यादा बोल रही है। आशा देवी डर से कांप रही थी। बेटी, चलो यहां से, ये लोग हमें फंसा देंगे। लेकिन शिखा ने एक कदम पीछे हटते हुए अपना पर्स खोला और उसमें से अपना आईडी कार्ड निकाला। उनकी आवाज अब ठंडी लेकिन कड़क थी। रुक जाइए इंस्पेक्टर, आप जानते भी हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं शिखा सिंह हूं, इस जिले की आईपीएस। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। दिनेश यादव का हाथ हवा में रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। सिपाहियों की हंसी गायब हो गई। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे कोई बम फट गया हो। आईपीएस! एक सिपाही फुसफुसाया। दूसरा सिपाही घबराते हुए बोला, साहब, अब तो गए। दिनेश यादव घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैडम, आप, सॉरी, 1000 बार सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, सादे कपड़ों में, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं तो बस, चाय मंगवाऊं? बैठिए, कुर्सी लाइए। उसने सिपाहियों को इशारा किया, लेकिन शिखा ने हाथ उठाकर रोका। उनकी आवाज ठंडी और कठोर थी। चाय नहीं इंस्पेक्टर, न्याय चाहिए। आप जैसे अधिकारी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। एक बुजुर्ग औरत पर मारपीट, जमींदार सेठ विक्रम के इशारे पर। यह क्या पुलिस की ड्यूटी है? आज से आप सस्पेंड हैं। सिपाही, तुरंत आशा देवी की शिकायत दर्ज करो और इंस्पेक्टर को तुरंत हटा दो। मैं अभी न्यायालय को सूचना दे रही हूं। थाने में हड़कंप मच गया। सिपाही दौड़ दौड़ कर काम करने लगे।
एक सिपाही ने जल्दी से डायरी निकाली और शिकायत लिखने लगा। मैडम, धारा क्या लगाए? उसने कांपते स्वर में पूछा। शिखा ने स्पष्ट निर्देश दिया। आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 506 आपराधिक धमकी, 341 गलत तरीके से बंधन और 120 भी आपराधिक साजिश। आशा देवी का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। दिनेश यादव गिड़गिड़ाने लगा। मैडम, रहम करो, मेरा परिवार है, बच्चे हैं। सेठ साहब का दबाव था, मैं मजबूर था। अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मेरी नौकरी बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर रोने लगा। शिखा ने ठंडी नजरों से उसे देखा। मजबूरी का बहाना मत बनाओ इंस्पेक्टर, तुमने कानून का अपमान किया है, एक गरीब औरत को मारा, पुलिस को खरीदा और जिले को लूटा। तुम जैसे लोग पुलिस की वर्दी के लिए कलंक हो। बाहर जाओ और इंतजार करो, तुम्हारा सस्पेंशन ऑन ऑर्डर अभी तैयार होगा। सिपाही घबरा गए। एक सिपाही ने फुसफुसाते हुए दूसरे से कहा, यह तो गई नौकरी, आईपीएस मैडम तो सख्त हैं। दूसरा सिपाही बोला, अरे सेठ साहब को फोन करो, शायद वह कुछ कर लें। लेकिन शिखा ने उनकी बात सुन ली। कोई फोन नहीं करेगा। उनकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि सिपाही चुप हो गए। थाने में अब एक अजीब सी खामोशी थी। आशा देवी की शिकायत दर्ज हो गई। मेडिकल के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। शिखा ने आशा देवी का हाथ थामा और कहा, अम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें न्याय मिलेगा, मैं खुद इस केस को देखूंगी। आशा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। बेटी, तुम सचमुच भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो, लेकिन सेठ बड़ा खतरनाक है, सावधान रहना। शिखा जानती थी कि यह केस इतना आसान नहीं है। जमींदार सेठ विक्रम जिले का बड़ा दबंग और प्रभावशाली आदमी था। वह जिले की सियासत, पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर हावी था। शिखा ने तुरंत अपने ऑफिस फोन किया। हेलो डीआईजी साहब, शिखा सिंह बोल रही हूं। एक गंभीर मामला है। जमींदार सेठ विक्रम के खिलाफ मारपीट, धमकी और जमीन हड़पने की साजिश का केस दर्ज हुआ है। शाम को उनके बंगले पर रेड करनी है। तुरंत वारंट इशू करवाइए और एक मजबूत टीम तैयार करो। डीआईजी ने जवाब दिया। मैडम, सेठ साहब, वह तो बहुत बड़ा आदमी है, ऊपर तक पहुंच है उनकी, सावधान रहिएगा। शिखा ने कहा, डीआईजी साहब, मुझे सिर्फ कानून की चिंता है, आप मेरी बात मानिए, वरना मैं खुद होम सेक्रेटरी को लिखूंगी। डीआईजी ने तुरंत हामी भरी। शाम ढलते ही शिखा सरकारी जीप में सवार होकर सेठ के बंगले की ओर रवाना हुई। उनके साथ थी एक मजबूत टीम, 10 सिपाही, 2 इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर। बंगला शहर के बाहरी इलाके में था। विशाल सफेद मालिकाना दीवारें, बड़ा लोहे का गेट और चारों तरफ सशस्त्र गार्ड्स। बंगले के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी थीं जो सेठ के रसूख की गवाही दे रही थीं। जैसे ही पुलिस की जीप रुकी, गार्ड्स ने बंदूकें तान दी। कौन हो? अंदर नहीं जाने देंगे, एक गार्ड चिल्लाया। उसकी आवाज में धमकी थी। शिखा जीप से उतरी। अब वह अपनी आईपीएस की वर्दी में थी। मैं आईपीएस शिखा सिंह हूँ, सेठ विक्रम को गिरफ्तार करने आई हूँ, रास्ता हटाओ वरना तुम सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। गार्ड्स हिचकिचाए। एक गार्ड ने जल्दी से वॉकी टॉकी पर बात की। साहब को बोलो आईपीएस मैडम आई हैं। कुछ ही मिनटों में सेठ विक्रम बाहर आया। 53 वर्ष का मोटा ताजा आदमी, सफेद कुर्ता पायजामा, मूछें तनी हुई, चेहरे पर घमंड और आत्मविश्वास। उसके पीछे 4-5 गुर्गे थे जिनके हाथों में लाठियां और चेहरों पर दबंगई। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे आईपीएस मैडम, क्या बात है, इतनी जल्दी रात को मेरे बंगले पर? अंदर आइए, चाय पानी लीजिए, कोई समस्या है तो बात कर लेते हैं। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। शिखा ने ठंडी नजरों से उसे देखा। चाय पानी नहीं सेठ साहब, आप गिरफ्तार हैं आशा देवी पर मारपीट करवाने, पुलिस का दुरुपयोग करने, जमीन हड़पने की साजिश और अवैध फैक्ट्री चलाने के आरोप में। सेठ ने जोर से ठहाका लगाया। उसके गुर्गे भी हंस पड़े। मैडम, मजाक मत कीजिए, मैं विक्रम हूं, इस जिले का जमींदार। आशा कौन? वो जिद्दी बुढ़िया, उसकी जमीन विकास के लिए चाहिए, फैक्ट्री बनेगी, रोजगार आएगा, कोई मारपीट नहीं हुई। आपका इंस्पेक्टर दिनेश यादव ही गवाह देगा। चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं, पैसे की बात है तो। वह रुक गया, जैसे शिखा की प्रतिक्रिया देख रहा हो। शिखा ने जेब से वारंट निकाला और उसे सेठ के सामने लहराया। कानून सबसे ऊपर है सेठ साहब, कोई रिश्वत नहीं चलेगी। सिपाही, हथकड़ी लगाओ।
सेठ का चेहरा बदल गया, उसकी हंसी गायब हो गई। मैडम, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे पंगा ले रही हो? मेरे ऊपर ऊंचे लोग हैं। कल ही मैंने मंत्री जी से बात की थी। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो तुम्हारी पोस्टिंग बदल जाएगी, तुम्हारा करियर खत्म। उसके गुर्गे आगे बढ़े, लाठियां उठाए, लेकिन शिखा के सिपाहियों ने तुरंत बंदूकें तान दी। पीछे हटो! एक इंस्पेक्टर चिल्लाया। शिखा ने कहा, सेठ साहब, तुम्हारा राज अब खत्म। तुम्हारी फैक्ट्री की तलाशी होगी, सारे सबूत सामने आएंगे। सिपाही, इन्हें ले चलो। सेठ अब गिड़गिड़ाने लगा। मैडम, रहम करो, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, सेटल कर लेंगे। जितना बोलेंगी उतना दूंगा, बस ये बात यहीं खत्म कर दो। उसकी आवाज में अब डर था, लेकिन शिखा अडिग थी। सेठ साहब, कानून रिश्वत नहीं लेता। तुमने एक बुजुर्ग औरत को मारा, पुलिस को खरीदा और झिले को लूटा। अब हिसाब चुकाने का वक्त है। सिपाहियों ने सेठ को हथकड़ी लगाई। उसके गुर्गे चुपचाप पीछे हट गए। बंगले की तलाशी में अवैध दस्तावेज, लाखों की नकदी और अवैध शराब की पेटियां मिली। सेठ को जीप में बिठाया गया और उसका चेहरा अब पूरी तरह पीला पड़ चुका था। मामला कोर्ट में पहुंचा। सेठ विक्रम को आईपीसी की धारा 323, 506, 348 और 120 के तहत दोषी पाया जाता है। साथ ही उनकी फैक्ट्री में अवैध कारोबार के लिए अलग से कार्रवाई होगी। उन्हें 5 साल की सजा और RS1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। आशा देवी की जमीन उन्हें वापस दी जाएगी। कोर्ट रूम में तालियां बजी। आशा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। शिखा ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। सजा के बाद जिले में हलचल मच गई। सेठ का साम्राज्य ढह गया। आशा देवी की जमीन उन्हें वापस मिली। गांव वालों में हिम्मत आई। शिखा ने सुनिश्चित किया कि सेठ की फैक्ट्री पर ताला लगे और अवैध कारोबार बंद हो। दिनेश यादव का सस्पेंशन स्थायी हो गया और उसके खिलाफ जांच शुरू हुई। शिखा एक रात अपने घर की छत पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, कानून की ताकत सच्चाई में है। अगर मैं उस दिन बाजार न गई होती तो आशा अम्मा को शायद कभी न्याय न मिलता। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग कमजोरों को बचाने और अन्याय को मिटाने के लिए करना चाहिए, न कि केवल नियमों का पालन करने के लिए। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।